बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदीस बट प्रोग्राम है कार सरकार। प्रोग्राम का फॉर्मेट जिस तरह कि आपको पता है कि अंदर की खबरें जो हैं वो भी मैंने आपको देनी होती हैं, और दूसरा इस वक्त IMF का एक मुल्क में एक हवा जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान की फाइनेंस टीम फाइनेंस मिनिस्टर के सरबराही में IMF के वफ़द से मिलके वापस आ चुकी है। IMF ने क्या शराइत रखी हैं, बेल आउट पैकेज कैसे मिलेगा, बेल आउट पैकेज कहाँ इस्तेमाल होगा, IMF पाकिस्तान से अब चाहता क्या है, ये भी आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। क्योंकि आज हमने स्टूडियो में दावत दी है माहिर इक्तिसादियात शहजाद साहब को। ये शहजाद साहब जो हैं ये सूद के हवाले से भी पाकिस्तान में शरीयत कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे ये जंग लड़ रहे हैं कि किसी तरह सूद की लानत को भी पाकिस्तान से पाक किया जा सके, पाकिस्तान को उसकी लानत से भी पाक किया जा सके। मगर अभी इनकी सुनवाई शायद उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह के एक मुस्लिम मुल्क में होनी चाहिए थी। इसमें प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सारी खबरें भी दूंगा, खबरें भी हैं क्योंकि, और ज़िमनी इंतखाब अभी हुए हैं आपको पता है जिस तरह के, और ज़िमनी इंतखाब के बाद जो खबरें मेरे पास हैं वो बड़ी अहम हैं, वो भी आपको दूंगा। आपने प्रोग्राम मेरा पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं शहजाद साहब से, कि शहजाद साहब से ये पूछते हैं कि IMF का वफ्द इस वक्त जो IMF से वाशिंगटन में डील करके आया है वो पाकिस्तानियों से मतलब किस हद तक पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलने का चांस है, या पाकिस्तान में मजीद फंस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। वेलकम सर, IMF एक बैंक है जी, हमारे मिनिस्टर फाइनेंस भी एक मिनट मुझे हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि IMF जिस तरह हम कहते हैं कि IMF इदारा है, बैंक है, या IMF की सजेशन पर बैंक से में लोन देते हैं, ये पहले तो बात क्लियर करें। सर, IMF एक बैंक भी है, अदारा भी है, और इसकी सजेशन पे लोग कर्ज भी देते हैं। क्यों? जब पता चलता है ना कि बड़ा बदमाश इसके साथ खड़ा है तो छोटे बदमाश आपकी इज्जत करते हैं। ठीक है, IMF एक बड़ा बदमाश है, बड़ा लेंडर है, जो आपको कर्ज देता है तो दूसरों को भी कहता है कि इनको दे दो। अगर उसने आपका नलका बंद कर दिया कर्ज देने वाला तो बाकी भी बंद कर देते हैं। अच्छा, सब उसको ही फॉलो करते हैं, हाथी के पांव में सबका पांव। सर, पॉलिसी है, वो पॉलिसी देंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है, तो पूरी दुनिया के लैंडर्स उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। इसलिए IMF से कर्ज लेना हमारी जिंदगी मौत का मसला होता है। सर, जिंदगी मौत तो खैर अल्लाह के हाथ में है। हमारे लिए हमने अपनी मौत खुद लिखी है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ ही जंग में चले गए सूद के जरिए। ठीक है, देखें, IMF का एजेंडा ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को सर्वाइवल और खुशहाली पाकिस्तानियों को देनी है। IMF का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने अगले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में अपनी लायबिलिटी सेटल करनी है, और वो जितने लैंडर्स हैं उनकी लायबिलिटीज सेटल करने में IMF ने हेल्प करनी है। ठीक है, ये है अपेरेंट स्टेटमेंट, ऊपर की स्टेटमेंट। हम ये समझते हैं कि जिस दिन IMF ने हमें लोन दे दिया उस दिन के बाद से तमाम लैंडर्स हमारे लोन रीस्केड्यूल कर देंगे, टाइम दे देंगे, और हमारे लिए पेमेंट करनी या ना करनी अगर टाइम मिल गया तो आसान है। बिल्कुल। अगले 3 सालों में मेरे भाई $75 बिलियन हमें चाहिए। $75 बिलियन 75 और 3 सालों में। 3 साल किस लिए? सिर्फ किस्त देने के लिए, IMF की और जितने कर्जे हमने लिए जी। अच्छा। कर्जों की किस्त और सूद देने के लिए $75 बिलियन चाहिए। ठीक है जी। अब मेरी आपकी पाकिस्तानियों की इनकम, इसको साइड पे रखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम 1 साल की है $18-19 बिलियन। ठीक है, पूरे पाकिस्तान की। ठीक है, और हमने इससे 5 गुना ज्यादा कर्ज देना है, इससे 5 गुना ज्यादा पेमेंट करनी है अगले 3 साल में, किस्तें देनी, कर्ज नहीं देना। बिल्कुल। हाँ। इन किस्तों को हम आज के दिन में जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, अगर उसको ज़रा मिला लें तो हमारी जो
सूदी पेमेंट अगले साल में है वो है 12,000 बिलियन, ठीक है, रुपीस में जी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम है पिछले साल की थी 6,700 बिलियन, ठीक है, यानी कि हमने सूद ही की पेमेंट सारी नहीं करने की पोजीशन में। ठीक है, ये है हमारा मरीज, पाकिस्तान एक मरीज है, उसकी सिचुएशन ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोगों की हमने पेमेंटें करनी है 75 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन डॉलर एवरेज, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नेट इनकम है रुपीज में पाकिस्तान के अंदर, वो सारी की सारी कर्जे भी दे दें, सूद भी दे दें, सारे के सारे सूद भी नहीं पे कर सकते। इसका मतलब तो फिर होगा क्या? अब आईएमएफ क्या करता है सर, आईएमएफ ये करेगा कि आपको 1 बिलियन डॉलर का कर्जा देगा और फिर कहेगा कि जी 4 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें। ठीक है, अगर मेरे मुल्क में 30 बिलियन लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो 30 बिलियन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये 120 बिलियन बन गया। बिल्कुल ठीक है। 120 बिलियन कितना बना? 450 मिलियन डॉलर। यानी कि एक तरफ उन्होंने 1 बिलियन कर्जा पाकिस्तान को दिया और वो 1 बिलियन वापस ले गए। ठीक है, आप काउंटिंग समझे कि आईएमएफ ने 1 बिलियन पाकिस्तान के टेबल पे रखा, हमने देखा 1 बिलियन वापस कर दिया उसी वक्त 2-4 महीनों में। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने जो पे करना है वो 400 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पेट्रोल की मद में सारी उम्र के लिए पे करना है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो इस दफ़ा हमारी फाइनेंस टीम ने आईएमएफ से डील की है, उस मतलब आपको पता है जब फाइनेंस की टीम और आईएमएफ के डायरेक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, उनके मेंबर्स बोर्ड ऑफ के गवर्नर के या जो भी उनका होता है बोर्ड, तो उन्होंने F-16 उस वक्त 23 मार्च की रिहर्सल हो रही थी फ़िज़ाइया की, पाक फ़ौज की, तो उनके तैयारों के उड़ने पर, उनके तैयारों के फ्यूल के इस्तेमाल होने पर उस पर काफ़ी इतराज़ात लगाए थे। अब क्या वो इतराज़ात दूर हो गए हैं? क्या ये डील करके आए हैं? पाकिस्तान को वेंटिलेटर से उतरेगा या नहीं? सर ये सिचुएशन ये होती है कि जो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं जी। हमारी टीम में जो बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब वो बैंकर हैं, बाकी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं और बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं जी। फाइनेंस की एबीसी भी नहीं पता। ठीक है। उन्होंने सवाल कर दिया ये जो कि पर डे आर्मी का खर्चा कितना है, किसी को पता ही नहीं था। ठीक है। अब पर डे आर्मी का अपना खर्चा है, पाकिस्तान का अपना खर्चा है। अगर हम पर डे से आप मुझसे पूछें कि हमारा पर डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खर्चा कितना है, हमारा पर डे 19 अरब की इनकम है और हमारा पर डे अगर मैं सूदी पेमेंट दे दूं, किस्तें दे दूं, तो मेरा 90 अरब रोजाना की मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट। ठीक है। और 19-20 अरब की मेरी इनकम है। ठीक है। 80 अरब रोजाना का डेफिसिट है। उनके पास ये जवाब नहीं था। वो बड़ी बदमजगी सी उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए थी कि हमारे पास ये जवाब ही नहीं है कि आर्मी का पर डे का बजट कितना है। ये क्यों नहीं पता था? सर दे आर नॉट फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। आप जाएं, आईएमएफ का प्रेसिडेंट का एडवाइजर कौन है? फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। वर्ल्ड बैंक का एडवाइजर कौन है? फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। आप टॉप 100 फंड हाउसेज में चले जाएं, उनके एडवाइजर कौन है? फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज चाइनीज पकड़ लें, टॉप नॉच बंदा पकड़ लें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को हेड कर रहा है, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट। कोरिया अपने क्राइसिस से बाहर निकल आया जो 1990 से लेकर 1997 तक उनको हिट किया, उन्होंने अपने फाइनेंशियल इकोनॉमी से पॉइंट किए, 3 सालों में क्राइसिस से बाहर आ गए। उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की पॉलिसीज को फॉलो किया और बाहर आ गए। हमारे मुल्क का लम्हा फिक्रिया, और मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इमरान खान साहब जाते जाते एक ऐसा काम कर गए हैं, जो आपका सवाल था कि आईएमएफ की टीम वहाँ गई, पाकिस्तानी टीम वहाँ गई, क्या लेके आई? इमरान खान साहब ने जाते जाते इतना अहसन काम किया है पूरी दुनिया के लैंडर्स के लिए कि आने वाली जितनी हुकूमतें हैं उनके लिए कोई मसला ही नहीं है आईएमएफ से डील करना। मैं इसका मतलब नहीं समझा। सर इसका मतलब ये है, एक पॉलिसी बन जाती है, जब एक पॉलिसी बन गई, आप अपने ऑफिस का क्लर्क भी भेज देंगे, वो उस पॉलिसी के तहत काम करके वापस आ जाएगा। यूनिफॉर्म पॉलिसी है। यूनिफॉर्म पॉलिसी वो क्या है? इमरान खान साहब ने 2021 अमेंडमेंट एक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉ पास कर दिया। ठीक है। उस लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी अथॉरिटी हैं वो स्टेट बैंक के गवर्नर के पास चली गई। ठीक है। स्टेट बैंक का गवर्नर ऑल इन ऑल है, उसने 4 डायरेक्टर अपने रखने हैं, एक इकोनॉमिस्ट रखना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कहती रहे, उसने अपनी मर्जी करनी है, आईएमएफ के डायरेक्शन पे चलना है।
ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक थर्ड क्लास क्लर्क भी चला जाए आईएमएफ के साथ डील करने के लिए, आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने अपनी कंडीशन देनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों पर ये टैक्स लगाएगी। ये कानून कैसे अमल में लाया गया? सर ये $1 बिलियन इमरान खान साहब की हुकूमत ने लेना था और उसको लेने के लिए उन्होंने कहा जी हम 2022-23 में तो हम इसकी भी मैं एज एन इकोनॉमिस्ट मैंने लेटर लिखे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लिखे प्राइम मिनिस्टर को इटसेल्फ लिखा इमरान खान उस वक्त, और नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा 2018, 19, 20, 21 में कि जी 2022 क्रंच पीरियड है, पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक होना है करेंसी में और हमारी करेंसी 150 से उठ के ये पहुंच जाएगी 250, 300, 242 का लफ्ज मैंने बाकायदा कहा उस वक्त जी, और ये गई। उसके नुकसानात हैं वो कभी इंशाल्लाह डिटेल प्रोग्राम में बताऊंगा। अब इस क्रंच से बचने के लिए कि जी इमरान खान साहब तो पहले इनकी हुकूमत बिल्कुल मरी हुई थी, मेयर का इलेक्शन हार गए, अगर याद हो आपको जी, केपीके में मेयर का इलेक्शन हार गए। पूरी पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने वोट दिया हुआ था वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं जी, बुजदार साहब की क्या कैपेबिलिटी है, 3.5 पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था सर। अब उस सिचुएशन में एक पॉलिटिकल लीडर ये सोचता है कि मेरी तो सुनवाई खत्म हो गई, अगर दिसंबर में ये सिचुएशन हो रही है और मार्च में करेंसी डिवैल्यू हो जानी है, जो 165 का डॉलर है वो 250 में चले जाना है, तो मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया, पॉलिटिकल कैरियर खत्म, बिल्कुल पॉलिटिकल कैरियर बढ़ गया जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा मेरा पॉलिटिकल कैरियर बढ़ ना जाए, और उन्होंने कहा जी मैं अब इस चीज को असेंबलियां बंद करूं, असेंबलियां तोड़ दूं, और उसके बाद असेंबलियां तो नहीं टूटी लेकिन पीडीएम आर्ज वजूद में आ गई। अब उसके बाद देखें पाकिस्तान का 165 से रुपया निकला 300, 350 तक गया, अब फिर वापस लेके आए हैं। उस सिचुएशन में उन्होंने जब आईएमएफ से पैसे लेने थे तो उन्होंने आईएमएफ की डिमांड्स मान ली। ठीक है, आईएमएफ की एक डिमांड थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 को पास कर दो जी, उन्होंने पास कर दिया। आज आईएमएफ के पास अब वो जो अमेंडमेंट हुई है उसको वापस किस तरह किया जा सकता है? सर अमेंडमेंट को वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि उस अमेंडमेंट में वापस करने के लिए ज़ाहिर बात है कि नेशनल असेंबली में केस जाएगा, नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट होंगी, और नेशनल असेंबली में जब अमेंडमेंट होती है तो लॉ पास होगा, लेकिन आईएमएफ उसमें सबसे बड़ी रुकावट होगा। नहीं तो मैं शहजाद साहब आपको अर्ज करता हूँ, पीडीएम की हुकूमत जब आखिरी सांसों पे थी, ऑक्सीजन पे, इन्होंने 40 लॉ जो हैं 4-4 लोगों को बिठा के मंजूर कराए थे, तो उस टाइम इन्होंने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट है, अगर इसमें अमेंड कर दिया होता तो आज आईएमएफ से पैकेज ना मिलता। इन्होंने सूदी ट्रांजैक्शन को नवाज शरीफ साहब 1991 में नवाज शरीफ साहब ने गलती की कि सूदी को खत्म करने की बजाय प्रमोट करने की तरफ चले गए। आज शहबाज शरीफ साहब भी उसी डगर पे हैं कि आईएमएफ या इस्लामिक बैंकिंग या कन्वेंशनल बैंकिंग, हर तरीके से हम एनर्जी सेक्टर में सूद दे रहे हैं, हम पावर सेक्टर बाकी जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें सूद दे रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसमें भी सूद दे रहे हैं। सूद से हमने बाहर निकल की पॉलिसी बनानी है, लेकिन ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट है ये मदर है, ये माँ है जो सूद को प्रमोट और फ्रोग कर रही है। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कामयाब होना है तो इनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं? एसआईएफसी के को मैसेज दें। सर एसआईएफसी का लॉ इनकम्प्लीट है। एसआईएफसी बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम हुकूमत में बनाई, 7 आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त के, उन्होंने टारगेट किया कि हम $5 बिलियन तो ऐसे लेके आए चुटकी में। अच्छा, लेकिन $5 बिलियन नहीं आया, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आसम मुनीर साहब आए, उन्होंने इतनी एक्टिविटी क्रिएट की कि उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिजिकल गए। उस वक्त मुझे उन्होंने ऑनलाइन लिया, मैंने कहा सर जब तक आप फिजिकल तो आ गए कि $100 बिलियन का टारगेट है हमारा, लेकिन आप $100 बिलियन अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी पॉलिसी कंप्लीट ना हो। आप देखें आईएमएफ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा लॉ इंटर करा दिया कि अब उनकी पॉलिसी ठीक है, उनको पता है हमने पाकिस्तान को जब मर्जी दबाना है दबा देना, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब वो अगले टारगेट पे मैं आपसे ब्रेक के बाद ये पूछूंगा कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो तो कामयाब लौटा था पाकिस्तान से,
तो ये जो हमारा फाइनेंस का वफ्द है, ये कामयाब लौटा कि नहीं लौटा, मेरे नाज़रीन को बताने के लिए ब्रेक एक छोटी सी लें। बैक नाज़रीन, तो शहजाद साहब हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइए कि हमारी फाइनेंस टीम इस वक्त वाशिंगटन से क्या लेकर लौटी है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अवाम के लिए हमेशा की तरह कोई बुरी खबरें हैं या कोई खुशखबरी भी है? सर जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है ना सर, तो हमारी कोशिश होती है वो जिंदा रहे। ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो गया है सर, हार्ट बीट ठीक हो गई है, ऑक्सीजन ठीक हो रही है या गिर रही है, दो बातें। एक बात, 1 साल के लिए ऑक्सीजन ठीक हो गई, लेकिन पहले हमने गड्ढे में गिरना था, वो था 100 मीटर नीचे, लेकिन उससे 1 साल बाद जो गड्ढा है वो 500 मीटर नीचे है। तो फिर तो वेंटिलेटर ही है ना। वेंटिलेटर है सर, हमारे तो ठीक कोई नहीं हुआ सर। हम बिल्कुल देखें नहीं, फिर आप ये भी तो बताएं कि अब क्या क्या चीज महंगाई होगी और क्या क्या चीजें आसमान से बातें करेंगी इनकी कीमतें। एक मेरी बहस होगी औरिया मकबूल जान साहब के साथ एक कैजुअल महफिल में, उन्होंने कहा जी ये शायद हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी प्रेडिक्शन ठीक हो 240 वाली जी। मैंने कहा जी बिल्कुल, $240, हाँ 240 रुपए का एक डॉलर होगा। हाँ, उसके बाद मैंने जब वो सब ने देख लिया कि वो 242 तक पहुंच गया, इवन यूनुस मियो साहब तंजीम इस्लामी के लॉयर हैं, डॉक्टर इसरार साहब के बेटे वो विटनेस हैं, जब मैं फेडरल शरिया कोर्ट में खड़े होकर कहा, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी अब अगली परसेप्शन प्रेडिक्शन ये है, एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, मेरे पास गैप का इल्म नहीं, लेकिन एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट सर्जन को पता होता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, साल बाद इसकी क्या हालत होगी। एज ए सर्जन मैं बता रहा हूं कि 2030 में 10 लाख रुपए का एक डॉलर होगा जी। 10 लाख रुपए का एक डॉलर, इतनी बड़ी सर, मैं सही कह रहा हूं। अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए ना की है मसलन, तो वो तो नहीं बढ़ सकती सर, वो बढ़ानी है ना सर। मेरी इक़्तिदार आला में बैठे जनरल आसिम मुनीर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ा दें। मेरी इनकम, आपकी इनकम अगर 10 लाख है ना, तो हम 5 लाख रुपया टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी और आपकी इनकम 1 लाख रुपया, घर का खर्चा 3 लाख रुपया, तो कहां से टैक्स देंगे आप? इनकम बढ़ाएं पाकिस्तानियों की, तो हम इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान को बचा लें। जितनी पॉलिसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की IMF देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है, FBR देता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है, वो सिर्फ और सिर्फ देता है कि मैं पाकिस्तानियों से कितना कलेक्ट कर लूं। एक पॉलिसी बता दें जिसमें मुझे, आप एक पॉलिसी दिखा दें जिसमें आप और मैं बेनिफिशियरी हैं, पाकिस्तानी बेनिफिशियरी। अब आप मुझे बताएं कि जनरल जो हमारी चीजें हैं इस्तेमाल की, उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो सर, उसमें क्या क्या महंगाई होने का अंदेशा है? सर सिंपल बात है, हमारा पेट्रोल जो हर $1 बिलियन पे 4 पे बढ़ता है जी। जब 4 पे पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन 8 रुपए बढ़ेगी, किलोमीटर के हिसाब से आगे चले जाए। एक तो पेट्रोल बढ़ा, हाँ। मैंने और आपने पेट्रोल दिया, उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जितनी गुड्स आनी है जानी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन, फूड कॉस्ट बढ़ गई। उसके बाद बिजली का बिल $2 यूनिट पर $1 बिलियन ज्यादा बढ़ना है। ये रोजाना की बुनियाद पे बिजली बढ़ रही है सर, इसीलिए बढ़ाई जाती है कि हम पाकिस्तान $1 बिलियन कर्ज आया, उसको कवर करने के लिए पाकिस्तानियों से 5-7 बिलियन डॉलर रिकवर किया जाता है। रिकवर करके IMF को देते हैं सर, रिकवर करके ये अपने मामलात को इस तरीके से सेटल करते हैं कि ये डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं और उनको खुश कर दें, अपने देवताज को। देवता कौन है सर? वर्ल्ड लैंडर्स, जिनसे इन्होंने पैसे लेने। सर एक मैं मिसाल देता हूं आपको, 2020 और 21 में सरकारी मुलाजमों को हमने 2500 अरब तनख्वाहें दी। हमारे पास पैसे नहीं थे 20-21 में, 21-22 में, हाँ 20-21 कर लें, 20-21 में। अच्छा, कितनी तनख्वाह? 2200 अरब। ठीक है, ये हमने पे नहीं की। हाँ। इसके ऊपर 21 में भी 25% सूद दिया, 22 में भी 25% सूद दिया, 23 में भी 25% सूद दिया, 24 में भी 25% सूद दिया। 4 साल हो गए इसके ऊपर सूद देते हुए जी। तो 2204 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2200 बढ़ के 4400 अरब ये हो गया हुआ। ठीक है, अब ये 4400 अरब जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमों को 3 साल 4 साल पहले दी थी, आज भी पेएबल हैं। तो उसका मतलब है 2022 की, 23 की, 24 की, ये तमाम एक्यूमुलेटिव फैक्टर इस तरीके से बम हमारे पाकिस्तानियों पे, आने वाली नस्लों पे क्रिएट किया जा रहा है जो फटना है तो हम सबकी इकोनॉमी फट जानी है।
ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आईएमएफ और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ खत्म हो सकता? सर, आईएमएफ और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ अगर हम एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करें तो दोनों को फायदा है। वो कैसे? नहीं, आईएमएफ हमारे बेनिफिट के लिए क्यों काम करेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। 1890 से लेके यूएस पॉलिसी जो डेवलप की गई हैं वो ऐसे इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की हैं जो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया में डॉलर की रेल पेल की, लोन दिए, फिर उनको स्क्वीज किया और अपनी मर्जी से उनको गुलाम बनाया। ठीक है। ईंटों के भट्टों की मिसाल मैं हमेशा दिया करता हूँ कि ईंटों के भट्टे पे काम करने वाला मजदूर जब उसने कर्ज ले लिया उससे, तो वो और उसके बच्चे गुलाम दर गुलाम हो गए। ठीक है। उस मजदूर की इनकम बढ़ानी नहीं है, उसने कर्ज से बाहर निकलना नहीं है, तो वो बच्चे गुलाम दर। हम वो मजदूर हैं जिनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती, उनको ब्रेक लगा दी जाती है और सूद दर सूद हमें लायबिलिटी में जकड़ दिया गया। सो आपके सवाल का जवाब यह है कि सर हम इससे निकल कैसे सकते हैं? सिर्फ एक तरीका है कि हम अल्लाह के साथ जंग में से बाहर निकलने का इरादा करें। नंबर 1, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सूद नहीं पे करेंगे जो हमारे पे चढ़ गया, हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ा दें। आज 19 अरब डॉलर हम पाकिस्तानी कमा रहे हैं, रोजाना का टैक्स दे रहे हैं जी। लेकिन ये 19 अरब डॉलर में कितनी इनकम है, कितनी इक्विटी शेयरिंग की जाती है पाकिस्तानियों की, ये आपको भी नहीं पता, हमारे एफबीआर में बैठे हुए चेयरमैन को भी नहीं पता कैसे शेयरिंग होती है। इंशाल्लाह रिबा डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें ये मैं साबित करूंगा कि आईएमएफ की पॉलिसीज किस तरीके से पाकिस्तानियों की वेल्थ घर में बैठे बैठे लूट के ले जाती है। ठीक है। हमारी इनकम बढ़ा दी जाए, उस इनकम का एक पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए टैक्स ले जाए। ठीक है। मसलन 22 करोड़। आपकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए? सर, हमारी इनकम बढ़ती है वेल्थ सर्कुलेशन से। हमारी इनकम फिक्स डिपॉजिट में सूदी पैसे के साथ इनकम नहीं बढ़ती। ठीक है। सूदी पैसे में यह कि अगर 1 लाख लोगों का डिपॉजिट पड़ा हुआ है बैंकों में, वो डिपॉजिट फिक्स हो गया तो 1 लाख लोगों की इनकम बढ़ी जी। अगर 22 को वही 1 लाख लोगों का पैसा मार्केट में आके सर्कुलेशन में आएगा तो 20 करोड़ लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है। एक वक्त में मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 10 बंदों में सर्कुलेट कर दूं तो रोजाना की 10 लाख सेल है। ठीक है। अगर वो 1 लाख सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ तो सेल ही कोई नहीं हुई। अब 10 लाख की जब सेल होगी तो 16-17% सेल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गया। अगर सेल टैक्स ही नहीं गया, अगर वो फिक्स बैंक में पड़ा रहा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। सो मेरा वेल्थ सर्कुलेशन बढ़ाने की पॉलिसीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बंद की हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आईएमएफ के जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके तहत उन्होंने पॉलिसीज दी हुई हैं कि जितनी वेल्थ सर्कुलेशन वाली पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली पॉलिसीज हैं या इंपोर्ट फैसिलिटेट करने वाली पॉलिसीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज हैं, ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ाने वाली पॉलिसीज हैं, उनमें हर जगह बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि हम क्रंच से क्रैश में आसानी से जा सकें। ठीक है। इस वक्त एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए सर्जन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉलिसीज हैं ये फैसिलिटेट कर रही हैं हम पाकिस्तानियों को क्रंच से क्रैश की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है। और हम क्रैश की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। हाँ, हम बैरियर लगा सकते हैं अगर हम अल्लाह के साथ जंग में से वापस आ जाएं और एक पाकिस्तान को वो पॉलिसीज दें जो हलाल हैं। मेरी माँ कहती बेटा हलाल कमा के आना, आपकी वालदा साहबा कहती बेटा हलाल कमा के आना। हमारे मुल्क की माएं अपने बच्चों को हलाल कमाने के लिए बाहर भेजती हैं, लेकिन 90% लोग बेचारे फंसे हुए हैं कि हलाल कमाने के जराए नहीं जी। हमारे मुल्क में चोरी क्यों है, डकैती क्यों है? क्योंकि डबल रोटी खरीदने के लिए डाका मार रहा है, तो वो डाका वो उसके मतलब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जब कहत आ गया, कहत आने में उन्होंने जो सजाएं थी वो मुअत्तल कर दी। सर, मेरे मुल्क में जब किसी मजदूर के बच्चे के घर में रोटी नहीं जाएगी ना, वो बेचारा डकैती की तरफ जाएगा। मेरे मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला असूल होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो लाने हैं कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़े, हमारी इनकम बढ़ा दो, टैक्स ले लो। ठीक है। तो ये बताएं कि अभी जो डील हुई है आईएमएफ से पाकिस्तान की, वो किन बुनियादों पे हुई है? सर, वो सिंपल वही उनके हैं, अभी तो ऑफिशियली आ रहा है इंशाल्लाह ताला। वो ये कहते हैं हमारा है कि हमें लॉन्ग टर्म एक प्लान मिल जाए ताकि ये जो गवर्नमेंट है ये बड़े सुकून से निकल जाए।
ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के तहत हर महीने 2 महीने में 2-4 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए, 2-4 रुपये बिजली बढ़ जाए, और 2-4 रुपये के साथ साथ हमारा ये कि जो हर पाकिस्तानी टैक्स एम्बिट में आ जाए, हर जो ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ सेल में, चाहे वो छोटे से क्लिनिक है, चाहे वो कोई सब्जी फरोश कोई अच्छी लगा के बैठा हुआ है, कोई ग्रोसरी स्टोर अच्छा लगा के बैठा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर वो आ जाए। और इसलिए आ जाए कि हम तमाम लोगों को गुलाम बना लें, इनफॉर्मल इकोनॉमी को एलिमिनेट कर दें। पाकिस्तान का सर्वाइवल है इनफॉर्मल इकोनॉमी। वो चाहते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो जाए और जितना टैक्स कलेक्ट हो वो पाक रुपये में आए, लेकिन करेंसी साथ साथ डिवैल्यू करते रहें छोटी छोटी करके, ताकि हमारा सर्वाइवल अगले 3 साल हमारे निकल जाएं। पीडीएम इसके शहबाज शरीफ साहब के या जो भी एक हुकूमत बनी हुई है, तो हमें अगली जो हुकूमत है उसके गले डाल दिए जाए, ये टारगेट है। ये SIFC जो इन्वेस्टमेंट करवा रही है पाकिस्तान में, सऊदी अरब का जो इतने बिलियन डॉलर्स आ रहा है, वो क्या? सर मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, आप एक सऊदी नेशनल है, आपने पाकिस्तान $1 मिलियन लेके आए, वो रुपीज में टूट गए, आप अभी काम कर रहे हैं, रुपीज का आपने स्टॉक लिया, डाला, करेंसी डिवैल्यू कर दी। अगर यही $1 मिलियन आपका बाहर रहता तो आज आपके पास 30 करोड़ होते, 300 रुपए का। लेकिन जब आप पाकिस्तान लेके आए थे उसमें 10 करोड़ थे। आपने सोचना मैंने अभी इस 10 करोड़ का कमाया भी कुछ नहीं है, अगर मैं डॉलर ना तो आता तो मेरा 30 करोड़ था, नुकसान हो गया आपका, हो गया। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर SIFC में आके ये बोलता है कि मैं अपना $100 बिलियन आपको दूं, अपना $1 मिलियन दूं, तो मैं कहां खड़ा हूं? मेरी वहां के उनसे सेक्रेटरी से भी बातचीत हुई और SIFC में मैंने लेटर भी लिखा, मैंने उनको, मैंने कहा सर आपका अपना बजट रिड्यूस हो रहा है, आप अपनी पॉलिसीज को, रूल्स रेगुलेशन को कंप्लीट कर दें तो आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनल होगी। अभी तो मीटिंगें हुई हैं, ये मीटिंगें हुई हैं, हाथ जोड़ के सर आप आ जाएं कि $2-4 बिलियन $5 बिलियन हमारे दे दें, लगा दें, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा लें, चलें। मतलब वो क्या इंडस्ट्रीज में लगाएंगे, किस चीज में? सर वो इन्वेस्टमेंट है, मसलन मैंने $5 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने रिफाइनरी लगा दी, अब मैं यहां से कमाऊंगा, ठीक है सर, कुछ तो कमाऊंगा ना। फिर मैंने कहना है कि फैसल भट्ट साहब आपके और आपके बच्चों ने मेरे से ये चीज खरीदी है, तो मैंने हर साल $50 बिलियन बाहर लेके जाने हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, हमारे पास डॉलर तो पहले नहीं है, ये $5 बिलियन आ गया तो हर साल $50 मिलियन मैं डिविडेंड का कहां से दूंगा? ठीक है। मैंने और आपने SIFC को ये बताना है, पॉलिसीज वो लाओ कि डॉलर भी अच्छे आए, डॉलर कमाए भी जाएं, और यहां से जब डॉलर जाए तो हमें दुख ना हो। नाज़रीन, आपने इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान के हालात सुन लिए हैं और आपको अंदाज़ा हो गया कि SIFC में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही। आपको ये भी पता लग गया कि हमारी फाइनेंस टीम जो वाशिंगटन DC गई थी, वहाँ से भी तकरीबन मायूसी लौटी है। उसकी वजह यह है क्योंकि अवाम के लिए तो एक बुरी खबरें हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली डे बाई डे बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में अवाम के लिए बुरी खबरें हैं। हुकूमत अपने 3 साल आराम से गुजार जाएगी इन पैसों से, और सऊदी अरब पता नहीं अभी इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता, अभी तक तो सिर्फ बातें ही हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। तो आपको प्रोग्राम के आखिर में ये बात बताता चलूँ कि PTI में PTI जो अब सुन्नी तहरीक है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि उसको जो रिज़र्व सीट्स थी उनके मिलने के चांसेस काफ़ी रोशन हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजूहात में एक वजह यह है कि कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने ये इतराज़ लगाया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो किसी भी सूबाई या कौमी असम्बली में नुमाइंदगी उनकी नहीं है। अब ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली में भी उनकी नुमाइंदगी हो गई है, यानी कि पहले जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे वो बाद में शामिल हुए थे। अब खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा से ही एक दाऊद शाह जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, ये दोनों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्त पर मुंतखब हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर प्लेटफॉर्म पर अब इन्हें इनकी रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी और इन्हें सेनेट का इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा में रुका हुआ है वो भी वापस होने के चांसेस जल्दी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फ़ौज के आला सतही तबादले जो हैं वो भी मतवक्को हैं, जिसमें DG आर्म्स जो हैं उनको तब्दील किया जा सकता है, बल्कि प्रमोट किया जा सकता है। कोर कमांडर पेशावर
जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, उनकी जगह किसी और जनरल को या प्रमोशन दे के वहाँ तैनात किया जाएगा या किसी और जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को उधर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आसिफ गफूर प्रेसिडेंट NDU के बारे में ये बात बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही शायद इस्तीफ़ा दे दें। DG ISPR भी प्रमोट हो रहे हैं। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को कार सरकार प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मैं अगले प्रोग्राम में नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।